नमस्कार दोस्तों। तो आपने पहले भाग में देखा था कि श्यामा देवी के पति की मृत्यु हो जाती है। श्यामा देवी अपने बेटे राकेश को मेहनत मजदूरी करके अच्छी शिक्षा प्रदान करती है। दूसरों के घरों में साफ सफाई और बर्तन धोने का काम करती है, खेती बाड़ी का काम करती है, मजदूरी करके अपने बेटे राकेश को पढ़ाती है। पढ़ लिख कर राकेश एक बहुत बड़ा अफसर बन जाता है। राकेश अपने पसंद की लड़की से शादी कर लेता है। उसकी माँ गाँव में ही रहती है, एक कच्चे खपरेल से घर में। राकेश हर महीने अपनी माँ को मनी ऑर्डर से पैसे भेजता है और उसी पैसे से श्यामा देवी अपने घर का खाने पीने का खर्च चलाती है। लेकिन धीरे धीरे अफसर बेटा उनको पैसे देना बंद कर देता है और एक दिन तो ऐसा आ जाता है कि श्यामा देवी 2 दिन तक खाना नहीं खा पाती, क्योंकि उनके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं होता है और भूख की वजह से वो घर के आंगन में बैठे कौवे के मुंह से भी रोटी छीनने की कोशिश करती है। लेकिन उनका आत्मसम्मान उस रोटी को खाने नहीं देता है। वह अंदर अपने कमरे में जाती हैं और अपने संदूक से एक पोटली निकालती है। उसमें कानों की 2 बालियां रखी होती हैं जो उनकी माँ ने उन्हें दी थी। वह माँ की आखिरी निशानी थी। अम्मा जी बहुत सोच विचार कर उन बालियों को बेचकर गाय खरीदती है, खूब मेहनत करती है, गाय के दूध से अपना खर्चा चलाने लगती है। अब घर में दूध की कोई कमी नहीं रहती। अब अच्छे से खाने पीने लगती हैं और दूध इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने गांव में भी लोगों को देने लगती हैं, जिनसे उनकी आमदनी होने लगी थी। अब अम्मा जी को अपने बेटे के मनी ऑर्डर पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। श्यामा देवी गांव के लोगों की मदद करने लगी थी। गांव में जो भी गरीब लड़कियां होती थी उनकी शादी में भी पैसे देती थी। उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर अम्मा जी आत्मनिर्भर बन गई थी। दूसरा भाग। श्यामा देवी ने अपने घर में गाय को रख लिया था और गाय का दूध पी करके उनके शरीर में भी ताकत आ गई थी। अब दूध बहुत ज़्यादा था, इसलिए वह दूध गांव में डेयरी पर भी देने लगी थी, जिससे उनके घर की आमदनी बढ़ गई थी। 70 बरस की श्यामा देवी की मेहनत को देख करके गांव के सब लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते थे। अपने गांव के गरीब लोगों की बेटियों की शादी में खूब मदद करती थी और जब भी किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, श्यामा देवी हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। सब लोग कहते थे, देखो अम्मा जी कितनी बुज़ुर्ग हैं, फिर भी कितना काम कर लेती हैं। अरे उन्होंने तो अपनी उम्र में भी वह कर दिखाया है जो लोग अपने काम करने की उम्र में भी नहीं कर पाते हैं। उनको देखकर तो हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। चारों तरफ से श्यामा देवी की वाहवाही होने लगी। श्यामा देवी की कर्मठता और लगन देख करके गांव के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपने गांव का प्रधान श्यामा देवी को ही चुनें। गांव में जैसे ही चुनाव का समय नज़दीक आता है तो गांव के सभी वरिष्ठ और नामी लोग श्यामा देवी के घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपको अपने गांव का प्रधान बनाना चाहते हैं, आप हमारे गांव के प्रधान बन जाइए। हमें बहुत फ़ख्र होगा कि हमारे गांव के प्रधान इतनी मेहनती और इतनी बुज़ुर्ग महिला है। श्यामा देवी कहती हैं, बेटा मुझे तो कोई तजुर्बा ही नहीं है प्रधान बनने का, मैं कैसे प्रधान बन सकती हूँ। उसमें बहुत तामझाम होता है, बहुत घूमना पड़ता है, लोगों के घर घर जा कर के उनको बोलना पड़ता है और मैं अपने ही गांव में किसी के खिलाफ़ खड़ी नहीं होना चाहती हूँ। यह तो मेरा गांव है, सब मेरे अपने हैं, मैं किसी के खिलाफ़ खड़े होकर के किसी का अहित नहीं करना चाहती। इसलिए बेटा तुम्हारे सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर गांव के पंचायत चुनाव में खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन गांव के लोग श्यामा देवी की बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं, अम्मा जी आप हमारी बात को समझने की कोशिश करें, और आप कह रही हैं कि चुनाव लड़ने में बहुत कुछ करना पड़ता है, तो हम सब गांव वाले आपको अपने गांव का निर्विरोध प्रधान स्वीकार करते हैं। हमारे गांव से कोई भी व्यक्ति प्रधान के लिए खड़ा नहीं होगा, सिर्फ आप ही होंगी और हम सब एक हैं और हम सभी आपको अपने गांव का प्रधान स्वीकार करते हैं। अरे हम सब के लिए तो यही बहुत गर्व की बात होगी कि इतनी बुजुर्ग और मेहनती महिला हमारे गांव की प्रधान हैं। हमें तो इसी में गर्व महसूस होगा। गांव के सभी लोग जब श्यामा देवी पर इतना जोर देते हैं तो वह मान जाती है और कुछ ही दिनों बाद श्यामा देवी को गांव का प्रधान स्वीकार कर लिया जाता है। अब तो श्यामा देवी के अंदर काम करने की इच्छा जागृत हो गई थी। उन्हें तो यह लग रहा था कि वह अपने गांव के लिए क्या क्या करे।
उनके दिमाग में बहुत सारे काम चल रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने पूरे गांव वालों का धन्यवाद किया कि उन्हें गांव का निर्विरोध प्रधान स्वीकार किया। वह गांव के लोगों के साथ अपने गांव को आधुनिक गांव बनाने की रूपरेखा को तैयार करती हैं, जिसमें गांव के नौजवान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और श्यामा देवी को नए नए आइडिया देते हैं। श्यामा देवी उनको सुनती है और कहती है, हाँ ये अच्छा है, हमें अपने गांव के लिए ये करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने गांव में जो खुली हुई नालियाँ थी उनको बंद करवाती हैं। पानी की निकासी की बहुत अच्छी सुविधा करती है। गांव में पानी की बहुत समस्या थी तो सबसे पानी की टंकी बनवा दी है और घर घर जा कर के सरकारी नल की फिटिंग करा देती हैं। अब हर घर में पानी की सुविधा हो गई थी। किसी भी घर में पानी की कोई समस्या नहीं रही। गांव के हर एक घर में बिजली का मीटर लगा दिया गया। बिजली की बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध हो गई। गांव के आसपास के रोड की मरम्मत की गई। गांव के पास से ही एक नहर गुजरती थी। पहले वो कच्ची थी, जिससे जब भी बाढ़ आती थी या नहर में ज़्यादा पानी भर जाता था तो वह पानी गांव के अंदर तक आ जाता था। श्यामा देवी नहर के किनारों को पक्का करा देती हैं, जिससे गांव में पानी भरने की समस्या से निजात मिल जाती है। प्राइमरी स्कूल की अच्छी तरह से मरम्मत करवाती हैं। गांव में ही एक सरकारी अस्पताल खुलवा देती है, जिससे गांव के बूढ़े बुजुर्गों को बार बार शहर दिखाने के लिए ना भागना पड़े, क्योंकि उनको बार बार शहर जाने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और गांव के 60 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए सरकारी योजना के कार्ड बनवा देती हैं, क्योंकि वह बुजुर्गों की परिस्थिति को बहुत अच्छी से जानती थी कि इस उम्र में उन्हें पैसे की कितनी ज़रूरत होती है। उनके लिए थोड़े से पैसे ही उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत मायने रखते हैं। अब तो गांव वाले श्यामा देवी को अपने सराखों पर बैठा कर रखते थे। उनके सभी कामों में गांव के लोग भी पूरा सहयोग करते थे। श्यामा देवी अपने गांव वालों के साथ मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रही थी। पूरे गांव को उन्होंने चमका दिया था। आसपास के सारे गांव में श्यामा देवी के गांव की चर्चाएं होने लगी। उस गांव के प्रधान ने गांव का हुलिया ही बदल दिया है। वह तो किसी भी तरह से गांव नहीं लगता। ऐसे लगता है जैसे हम किसी बड़े शहर में आ गए हों। शहरों की तरह सुविधाएं कर दी हैं। ना तो पानी की समस्या है, ना बिजली की समस्या है, ना बच्चों को पढ़ाने की और ना ही अस्पताल की समस्या है। सारी सुविधाएं हैं उस गांव में। अब जैसे जैसे गांव की चर्चाएं बढ़ती गई तो यह बात उस ज़िले के डीएम तक भी पहुंची और न्यूज़पेपर में श्यामा देवी की चर्चे छपने लगे, तारीफ होने लगी। डीएम ने श्यामा देवी से मिलने की इच्छा जाहिर की और अपने सेक्रेटरी से खबर भिजवाई कि वो इस गांव की बुजुर्ग प्रधान श्यामा देवी से मिलना चाहते हैं और उनको उनके काम के लिए पुरस्कृत करना चाहते हैं। मैंने उनके बारे में बहुत तारीफ सुनी है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह इतनी बुजुर्ग हैं और फिर भी इतना कुछ कर रही हैं। यह समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक बात है। डीएम साहब से रहा नहीं जाता है। जल्दी से जल्दी अपने निचले अधिकारियों को खबर कर देते हैं कि उस गांव में एक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाए, जिसमें प्रधान श्यामा देवी को भी और उनको उनके काम के लिए पुरस्कृत करेंगे। जैसे ही गांव में यह खबर पहुंचती है कि हमारे ज़िले के डीएम श्यामा देवी से मिलना चाहते हैं, पूरे गांव के लोगों के साथ साथ श्यामा देवी भी खुश हो जाती हैं कि अच्छा, मुझे डीएम साहब मिलेंगे, यह तो बहुत अच्छी बात है। और वह मिलने के लिए इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद समारोह का आयोजन किया जाता है। श्यामा देवी इतनी खुशी के मौके पर अपने बेटे राकेश को बुलाना चाहती थी। अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी अपने बेटे के साथ बांटना चाहती थी। इसलिए वो अपने बेटे को एक बार फिर से फ़ोन करती है कि बेटा, अपने गांव में एक पुरस्कार का समारोह हो रहा है और उसमें मुझे भी बुलाया है, तो तुम भी आ जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बेटे को क्या पता था कि माँ गांव की प्रधान बन गई है। सभी उसकी माँ की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन बेटे को अपनी माँ की किसी भी बात की कोई खबर नहीं थी। इसलिए वो माँ को समारोह में आने के लिए मना कर देता है और कहता है उसे अपने बड़े अधिकारियों के साथ दूसरे ज़िले में कहीं जाना है। उनका उधर कोई प्रोग्राम है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। श्यामा देवी का
अफसर बेटा गांव में आने से साफ साफ मना कर देता है और फ़ोन को काट देता है। श्यामा देवी थोड़ी सी उदास हो जाती है। गांव के लोग श्यामा देवी के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि बस 2 दिन की बात है, फिर डीएम साहब आपको पुरस्कृत करेंगे। हम सब के लिए यह बहुत प्रेरणादायी होगा। समारोह का दिन भी आ जाता है। बहुत अच्छी तरह से गांव में तैयारियां की जाती हैं। पूरा गांव पूरे जोश में डीएम साहब के आने की तैयारियां करने लगता है। स्टेज सजाया जाता है। बड़े बड़े अधिकारी भी उधर होते हैं। पुलिस की भीड़ होती है। सभी व्यवस्था संभाल रहे हैं। यह सब देखकर श्यामा देवी मन ही मन बहुत खुश होती है। मैंने ज़िंदगी भर इतनी मेहनत की, इतना काम किया, मुझे कभी नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। डीएम साहब के आने की सूचना मिलती है। साहब के साथ उनके और भी अधिकारी साथ में हैं। उन्हीं में से एक अधिकारी जब गांव की तरफ बढ़ता है तो उसको वो गलियां, वो सड़कें कुछ जाने पहचाने से लगते हैं। जब गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि अरे यह तो उसी का गांव है। उसके गांव में ऐसा कैसा समारोह हो रहा है जहां पर डीएम साहब पहुंच रहे हैं और मुझे उनके साथ जाना है। फिर सोचता है मुझे क्या डीएम साहब के साथ जाना है और जा करके अपना काम करके वापस आ जाना है। मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। मैं इसी गांव का हूँ, इससे मेरी नौकरी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डीएम साहब अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं। साथ ही सारे अधिकारी अफसर भी उनके आसपास ही बैठे होते हैं। जैसे ही डीएम साहब स्टेज पर आ जाते हैं तो सब तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं और डीएम साहब स्टेज पर जा कर के उस गांव के प्रधान की बहुत तारीफ़ करते हैं कि इस गांव की प्रधान 70 से 75 साल की बुजुर्ग महिला हैं और उन्होंने अपने गांव को इतने अच्छे से चमका दिया है, इतना अच्छा काम किया है कि उनसे मिले बिना मुझसे रहा नहीं गया और गांव की प्रधान को बुलाने का आग्रह करते हैं। और जैसे ही स्टेज पर गांव की प्रधान श्यामा देवी आती है तो डीएम साहब के साथ जो अफसर आए थे, अधिकारी आए थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उनमें एक अधिकारी श्यामा देवी का बेटा राकेश होता है। उसकी तो आंखों के सामने अंधेरा ही छा जाता है कि क्या हो रहा है। उसकी माँ ने ऐसा जो क्या कर दिया था, उसको पुरस्कार देने जा रहे हैं, उनको इतना सम्मान दे रहे हैं, उनकी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। सबसे पहले डीएम साहब श्यामा देवी के पैरों में झुक करके उनके चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं, माँ जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप जैसी माँ पाकर तो हर कोई धन्य हो जाएगा। आप सच में भगवान का रूप हैं। आपने अपने उम्र के इस पड़ाव पर भी इतना कुछ कर दिखाया है। आप तो हम सब के लिए एक प्रेरणा हैं। डीएम साहब के शब्द सुनकर पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता है और जब डीएम साहब पुरस्कार देने के लिए आगे आते हैं तो पीछे पुरस्कार लेकर के उनका बेटा राकेश ही खड़ा होता है और अपने डीएम साहब को वह पुरस्कार श्यामा देवी को देने के लिए देता है। राकेश अपनी नज़रों को नीचे झुकाकर चुपचाप खड़ा है, लेकिन श्यामा देवी अपने बेटे को देख लेती है। राकेश अपनी माँ से नज़र नहीं मिला पा रहा था। आज वह आत्मग्लीन और पश्चाताप से भर गया था। राकेश को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ से किस मुंह से बात करे। उसने तो कितने सालों से अपनी माँ की खबर भी नहीं ली है। कुछ पैसे देता था वह भी बंद कर दिए। पलट के माँ से कभी यह भी नहीं पूछा कि माँ तुम अपना खर्चा कैसे चलाती हो, कैसे खाती हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है। जिस माँ ने इतनी मेहनत से पढ़ाया उसी माँ को अकेले गांव में छोड़ दिया और वह सोचता है कि वह अपनी माँ से माफ़ी कैसे मांगे। सारा प्रोग्राम हो जाने के बाद राकेश चुपचाप से डीएम साहब की कार के पास खड़ा है। श्यामा देवी पीछे से आती है और राकेश के कंधे पर हाथ रख देती है। राकेश कहता है, माँ आप तो श्यामा देवी कहती हैं, बेटा परेशान मत हो, मैं तुझसे मनी ऑर्डर मांगने नहीं आई हूँ, बस तुझे देखने आई हूँ, तुझसे मिलने आई। इतने दिनों बाद अपने बेटों को देखा है तो तुझसे मिले बिना नहीं रहा गया। कहते हैं ना बेटा, पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। तभी गांव के सभी लोग भी उधर आ जाते हैं और डीएम साहब भी अपनी कार से बाहर निकलकर देखने लगते हैं कि क्या बातचीत हो रही है। गांव के सभी लोग राकेश को पहचान जाते हैं और बहुत खरी खोटी सुनाते हैं कि तुम जैसा बेटा
होने से तो अच्छा है कि किसी की औलाद ही ना हो। अरे श्यामा देवी ने कितनी मुश्किलों का सामना करके तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इतने ऊंचे पद पर बैठाया, और तुमने पलट करके कि अपनी माँ को कभी देखा तक नहीं। तुम्हारी माँ कई दिनों तक भूखी रहती है। दुकान वालों ने उधारी भी देना बंद कर दिया था, तो माँ यही कहती है कि बेटा का मनी ऑर्डर आएगा तो उधारी चुका दूंगी। लेकिन बेटे ने तो मनी ऑर्डर देना बंद ही कर दिया था। डीएम साहब को जब पता चलता है कि राकेश श्यामा देवी का बेटा है तो वह भी उसको फटकार लगाते हैं कि कैसे बेटे हो तुम, जब तुम अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकते तो तुम देश की जनता का क्या ख्याल रखोगे। आज के आज ही मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। राकेश की आंखों से बराबर आंसू निकले जा रहे थे। उसको लग रहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी की कितनी बड़ी भूल कर दी। वह अपने पद और पैसे के अहंकार में भूल ही गया गांव में उसकी बूढ़ी माँ भी रहती है। जिस पद पर बैठा है वह उसकी माँ की ही देन है। उसकी माँ ने कितने संघर्षों से उसे पढ़ाया था, उसको भी भूल गया। राकेश श्यामा देवी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह भी नहीं सोचा कि मेरी माँ कैसी होगी, कैसे अपना गुजारा कर रही होगी। आपको तो मैंने बिल्कुल अकेला ही छोड़ दिया था। अब आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उधर बहुत अच्छे से रखूँगा, आपसे कुछ नहीं कहूँगा। माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटा मैं कहीं नहीं जाऊँगी, अपनी आखिरी सांस तक मैं गांव में ही रहूँगी। यह मेरा गांव नहीं, पूरा परिवार है। तुम मेरे सगे बेटे ज़रूर हो, पर इस गांव के सभी बच्चे मेरे बेटे की तरह हैं। सब मेरे बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मेरे दुख तकलीफ़ में भी मेरे साथ देते हैं, मेरा साथ देते हैं। मेरे बेटे से भी ज़्यादा मेरा साथ देते हैं। मैं अपने इतने बड़े परिवार को छोड़ करके तुम्हारे 3 सदस्यों के परिवार में आकर के नहीं रहना चाहती हूँ। और माँ अपने बेटे के अपने साथ रहने के ऑफर को ठुकरा देती है। अब राकेश को ऐसी सज़ा मिली थी कि वह ज़िंदगी भर पश्चाताप की अग्नि में जलता रहे। उसकी नौकरी भी चली गई, माँ ने भी उसको ठुकरा दिया। वह पश्चाताप की अग्नि में जलता गांव वालों से लज्जित होकर अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। तभी गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिससे श्यामा देवी अपने किराने के सामान लेती थी, राकेश के पास आता है और कहता है, बेटा तुम्हारी नौकरी चली गई है। अगर तुम्हें कभी पैसों की ज़रूरत हो तो अपनी माँ को कह देना, वह तुम्हें मनी ऑर्डर भेज देगी और कभी धोखा भी नहीं देगी। और इधर श्यामा देवी पूरे स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ अपने गांव में बुढ़ापे तक रहती है। तो दोस्तों, आपको श्यामा देवी की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।